Hello everyone, welcome to my channel Study with Notes. I am your educator खुशी एंड आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूजीसी नेट की प्रिपरेशन। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली है जो कि एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि हमारा पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है। पेपर 1 कॉमन होता है सबके लिए, और पेपर 2 में हमने बात की थी कि मैं जो आपको पढ़ाऊंगी वो कॉमर्स एंड मैनेजमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने मार्क्स का होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती है, तो वो सब कुछ मैंने आपको डिटेल में पिछली वीडियो में बता दिया। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिसर्च, और हमारी रिसर्च की जो सीरीज है उसका नाम होगा 1 वीक 1 यूनिट। 1 वीक 1 यूनिट का मतलब ये है कि आपको मैं एक वीक में, एक सप्ताह में, एक हफ्ते में आपको मैं पूरी एक यूनिट करवा दूंगी, जिसमें से एक भी चीज नहीं छूटेगी। अगर कोई भी चीज छूट जाती है तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि ये वाली चीज आपने नहीं करवाई है, और ये मैं आपको फिर करवा दूंगी। ठीक है, और अगर आप यूजी या पीजी में हैं तो आप मेरी बहुत सारी वीडियोस जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं कॉमर्स से रिलेटेड, तो आप वो भी देख सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी। और अगर आपको नोट्स चाहिए उन पीजी यूजी की क्लासेस के लिए, तो एक चैनल है स्टडी विद नोट्स नाम से, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ज्वाइन कर सकते हैं और नोट्स का फायदा उठा सकते हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें यूजीसी नेट की प्रिपरेशन और उसके नोट्स, उसकी पीडीएफ, उसके जो पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, या फिर किसी भी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए, देन यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, जो कि मैंने नया बनाया है, अभी 2-3 दिन पहले ही उसको बनाया है, जिसका नाम है स्टडी विद नोट्स नेट JRF। तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों ही चैनल का नेम स्टडी विद नोट्स है, लेकिन जो मैंने यूजीसी नेट के लिए बनाया है उसके पीछे ब्रैकेट में नेट JRF लिखा हुआ है, तो आपको आइडेंटिफिकेशन वहां से हो जाएगी। मैं दोनों ही चैनल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। यू कैन ज्वाइन एंड टेक द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ नोट्स, PDF एंड एक्सेट्रा। सो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिसर्च। रिसर्च में जो फर्स्ट हमारा टॉपिक आता है, ये हमारी फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट पार्ट है हमारे रिसर्च की। तो हम रिसर्च की कुछ ना इंट्रोडक्टरी चीजें करेंगे, लाइक रिसर्च है ही क्या, रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, रिसर्च में कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ती है, रिसर्च के स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, क्योंकि जरूरी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि रिसर्च के स्टेप कौन कौन से हैं, और ये हमेशा ही क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती जाऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं, या कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो वो सारी चीजें मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। तो रिसर्च अब हम स्टार्ट करते हैं। रिसर्च की अगर हम बात करें तो जो रिसर्च है, रिसर्च देखो 2 वर्ड से मिलकर बना है, री प्लस सर्च। सर्च हमें पता है, सर्च मतलब हम बोलते हैं ना कुछ ढूंढना, किसी चीज को फाइंड आउट करना, तो वही चीज में बोला गया है कि री प्लस सर्च। री मतलब अगेन, जब भी किसी चीज को हम दोबारा देखते हैं, दोबारा उसके अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, तो उसे बोलते हैं री अगेन। और सेकेंड आता है सर्च। सर्च का मतलब कुछ ढूंढना, कुछ फाइंड आउट करना, तो उसी को बोला गया लुकिंग अगेन, किसी चीज के अंदर दोबारा से जाना। अगर हम रिसर्च वर्ड की बात करें तो रिसर्च क्या कहता है, रिसर्च जो वर्ड है वो फ्रेंच वर्ड से आया है, जिसका मतलब क्या होता था, टू नो या टू गो अबाउट सीकिंग, कि किसी चीज के अंदर घुस जाना, किसी चीज को जानने की कोशिश करना। और रिसर्च वर्ड जो है, इसको सबसे पहली बार जो यूज किया गया था, दैट इज 1577, 1577 के अंदर इसको सबसे पहले रिसर्च वर्ड को यूज किया गया था। अब एक पर्सन है कुक, उन्होंने क्या कहा, रिसर्च की एक डेफिनेशन दे दी, या उन्होंने एक ना रिसर्च को एक एक वर्ड को अलग अलग से डिफाइन कर दिया। तो इन्होंने बोला कि RESEARCH। अब इन सभी का क्या है, एक एक वर्ड बना दिया, कहते हैं रैशनल वे ऑफ थिंकिंग। जब भी हम रिसर्च करते हैं ना, तो रिसर्चर का सबसे मेन इंपॉर्टेंट टास्क क्या होना चाहिए कि वो जो भी सोचे ना, बिल्कुल रैशनल, बिल्कुल लॉजिक वे से उसे सोचना चाहिए। उसकी जो सोच है, समझदारी बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, तो रैशनल वे ऑफ थिंकिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट, एक्सपर्ट। सबसे फर्स्ट जो रिसर्च कर रहा है उससे भी एक्सपर्ट होना चाहिए, और सेकंड उसे किसी ना किसी की गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, तो वो जिसकी गाइडेंस लेगा ना, वो बंदा भी एक्सपर्ट होना चाहिए। तो एक्सपर्ट। सेकंड इसमें आता है एग्जिस्टिव ट्रीटमेंट। एग्जिस्टिव क्या होता है, एग्जिस्टिव मतलब कि पूरा हम बोलते हैं ना, पूर्ण हम बोल सकते हैं, या संपूर्ण, कि किसी चीज का बिल्कुल पूरा होना, कंप्लीट हम बोल सकते हैं, तो पूरी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। ऐसे नहीं हमने बीच में से आधी अधूरी छोड़ दी, तो वो हमारी रिसर्च नहीं कहलाएगी। नेक्स्ट आता है सर्च एंड सोल्यूशन। सबसे पहले तो हम सर्च करते हैं किसी चीज को, जैसे इसके वर्ड में ही रिसर्च, कुछ सर्च करना, तो उसी तरीके से ये क्या है, ये सर्च है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, सोल्यूशन। हमारी कोई भी प्रॉब्लम आए, उसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है, तो उस सॉल्व को क्या बोला गया, सोल्यूशन ढूंढना।
उसका कोई ना कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, उसको कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढना जिससे हमारी वो प्रॉब्लम क्या है, खत्म हो जाए। फिर आता है एग्जैक्टनेस। हम बोलते हैं ना कि कोई भी चीज बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए। एग्जैक्ट मतलब बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, उसमें किसी भी तरह की कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो कंप्लीट ऊपर हमने जैसे एग्जिस्टिव किया था, दैट इज कंप्लीट, और एग्जैक्टनेस मतलब करेक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल भी उसमें एरर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है एनालिसिस। बिना एनालिसिस हम रिसर्च कर ही कैसे सकते हैं? रिसर्च तो होता है ना इन डेप्थ थिंकिंग, हम बोल सकते हैं कि पूरा डीप में हमें सोचना, डीप में किसी चीज को लेके जाना, तो उसको हमें एनालाइज भी करना होगा। नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स। इसके अंदर क्या होता है, ऐसे वेरिएबल्स आएंगे जिसको हमने क्या है आपस में रिलेट करके देखना होता है, जिसकी वजह से क्या कहता है कि जो रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है हमारे रिसर्च में। नेक्स्ट इसमें सी को ना काफी सारे वर्ड्स दिए हुए हैं। फर्स्ट इज क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन। क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन क्या कहता है कि क्रिटिकल वे से हम ना, जैसे हम क्रिटिसिज्म करते हैं किसी की, क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना करना या किसी को बुरा बोलना इन द सेंस कि जैसे हमने कोई भी एक पर्सन है, उसने कोई थ्योरी दे दी, ठीक है, अब उस थ्योरी को क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर देते हैं। आपने भी देखा होगा, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर उस सब्जेक्ट में कोई लॉ दिया गया तो लास्ट में हम क्रिटिसिज्म भी लिखते हैं कि इस लॉ के अंदर बहुत सारे लोगों ने क्या किया, क्रिटिसाइज कर दिया कि इस लॉ में ये कमी है, इस लॉ में ये कमी है। तो उसी तरीके से कहते हैं कि जब भी हम रिसर्च करते हैं ना, तो उसका जो एक नेगेटिव एस्पेक्ट होता है उसको देखना भी बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्ट एटीट्यूड, कि जब भी हम रिसर्च करते हैं तो हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं किस चीज को, एटीट्यूड को। नेक्स्ट आता है कंडेंस जर्नलाइज्ड। कंडेंस जर्नलाइज क्या होता है कि हमें क्या है, जर्नलाइजेशन तक भी पहुंचना होता है। ऐसे नहीं कि हमने कोई थ्योरी बनाई, वो हमारे लोकल एरिया तक ही एप्लीकेबल होगी, उसको हमने वाइडर एरिया तक जर्नलाइज्ड ही नहीं किया तो वो थ्योरी एक लॉ नहीं बन पाती, वो एक कंसेप्ट नहीं बन पाता। तो जब भी हम किसी चीज को फाइंड आउट करते हैं तो उसको सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि अगर वो चीज हमारे लोकल एरिया में एक पर्टिकुलर थिंग पे अप्लाई हो रही है तो वो ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या है, अप्लाई होनी चाहिए। उसी चीज को हम बोलते हैं जर्नलाइजेशन, मतलब कि उसको एक बड़े लेवल पे क्या करना, उसको अप्लाई कर देना। नेक्स्ट आता है ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्किंग। तो जो हमारा रिसर्चर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि वो ऑनेस्ट होना चाहिए, अपने काम को लेके, अपनी हर एक चीज को लेके ऑनेस्ट होना चाहिए और हार्ड वर्क होना चाहिए। ऐसे नहीं कि वो आलसी सा बंदा है तो वो रिसर्च नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिसर्च की फुल फॉर्म्स की, जो कि कुक के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन दी गई और उसने इस डेफिनेशन के अंदर रिसर्च के हर एक वर्ड को तोड़ दिया और उसी से अपनी एक डेफिनेशन क्रिएट की थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं रिसर्च से रिलेटेड कि रिसर्च क्या है, क्यों है, तो वो चीजें हम पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट क्या है, रिसर्च इज अ जर्नी। देखो ये एक जर्नी है, सबसे बड़ी चीज हम जर्नी को समझते हैं। जर्नी होती क्या है, एक होती है जर्नी और एक होता है डेस्टिनेशन। जर्नी होती है रास्ता और डेस्टिनेशन होता है जहां तक हमें पहुंचना है। तो रिसर्च कभी भी एक डेस्टिनेशन नहीं होती कि हमें वहां तक पहुंचना है। रिसर्च क्या है, एक जर्नी होती है जहां से हम चलते जाते हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं कि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है, क्योंकि ये कभी भी खत्म ही नहीं होती, इसका डेस्टिनेशन कभी आता ही नहीं है। क्योंकि हम एक प्रॉब्लम से सोल्यूशन की तरफ जाते हैं और जैसे जैसे हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते जाते हैं ना, कुछ और नई प्रॉब्लम्स जनरेट हो जाती हैं। तो अब उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हैं, फिर उनका ढूंढते ढूंढते फिर कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर उनका सोल्यूशन ढूंढेंगे। तो इस तरीके से क्या कहते हैं कि रिसर्च कभी भी खत्म ही नहीं होती, रिसर्च दोबारा सर्च करते रहो, तो यही क्या है, रिसर्च है। तो इसमें क्या कहते हैं, इट इज अ जर्नी। ये क्या है, एक जर्नी है, एक रास्ता है, एक सफर है, किस चीज से, फ्रॉम नॉन टू अननोन। और इसको ये भी बोला जाता है कि अननोन से नॉन की तरफ भी जाता है। दोनों ही चीजें होती हैं, नॉन टू अननोन भी हो सकता है और अननोन टू नॉन भी हो सकता है। फिर क्या कहता है, बेस्ड ऑन इंक्वायरी, फाइंडिंग्स, इन्वेस्टिगेशन। मतलब रिसर्च में हम करते ही क्या है, हम किसी चीज को इंक्वायरी, हम किसी चीज की इंक्वायरी करना चाहते हैं, कुछ ढूंढना चाहते हैं, कुछ इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, तो यही तो रिसर्च है। फिर क्या कहता है कि जो रिसर्च होती है वो साइंटिफिक और सिस्टमैटिक दोनों होनी चाहिए। साइंटिफिक मतलब साइंस के कुछ रूल्स इसमें होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम अगर बात करें साइंटिफिक में, हमारा आ जाता है इंडक्टिव, डिडक्टिव, इसको हम आगे करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है सिस्टमैटिक अप्रोच, की एक सिस्टम होता है, एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू ही सारी चीजें की जाती हैं। ऐसे ही नहीं अपनी तरफ से कुछ भी कर दो, चाहे वो हमारा इंडक्टिव है, चाहे डिडक्टिव है, चाहे क्वांटिटेटिव अप्रोच लगा लो, चाहे क्वालिटेटिव अप्रोच लगा लो, किसी भी चीज में है, लेकिन एक सिस्टम तो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो सिस्टम मतलब एक प्रोसेस होगा, एक प्रोसीजर होगा, और साइंटिफिक मतलब साइंस के कुछ रूल रेगुलेशंस होंगे, कुछ लॉ होंगे जिनको फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या कहता है कि अगर हम रिसर्च करते हैं ना, तो हमारी जो नॉलेज है उसमें इंक्रीमेंट हो जाता है। इंक्रीमेंट मतलब हमारी नॉलेज क्या है, बढ़ जाती है। और हम रिसर्च करते ही क्यों है, क्योंकि हमें नॉलेज को बढ़ाना होता है, हमें नॉलेज को इंक्रीज करना होता है।
और नेक्स्ट लाइन मैंने आपको पहले ही बता दी कि हम रिसर्च क्यों करते हैं। हम एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए रिसर्च करते हैं, लेकिन जब हम सोल्यूशन तक पहुंचते हैं तो एक नई प्रॉब्लम फिर से आ जाती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, रिसर्च बोलते हैं। इसीलिए इसको क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस बोला गया है या फिर साइक्लिकल प्रोसेस बोला गया है, कि ये क्या है, चलती रहती है, खत्म ही नहीं होती। फिर आता है इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, कि हमारी जो रिसर्च होती है ना वो एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी होती है। कॉग्निटिव मतलब माइंड से रिलेटेड है। हमारी जो रिसर्च है उसके अंदर हमें बहुत कुछ, मैंने आपको पहले ही बोला कि रैशनल वे ऑफ थिंकिंग, मतलब कुछ भी करेंगे पूरा माइंड लगा के, पूरे इन डेप्थ हमने थिंकिंग करनी है, तो उसी चीज को क्या बोला जाता है, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। दैट मीन्स कॉग्निशन, माइंड का यूज करना, हमारी थिंकिंग का, हमारी क्रिएटिविटी का यूज करना, दैट इज बेसिकली रिसर्च। ठीक है। इसके बाद दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं जहां से क्वेश्चन आपका बनता है, और इनडायरेक्ट वे से आपको बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं, और इसका जो आंसर होगा ना, उन क्वेश्चंस का आंसर होगा, वो आपको यहां से मिल जाएगा। फर्स्ट क्या कहते हैं, रिसर्च की रिक्वायरमेंट्स। रिसर्च की रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो रिसर्च करते वक्त जरूरी है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी जरूरत है जब हम रिसर्च कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट प्लानिंग। कहते हैं कि जब भी हम कोई चीज करते हैं ना, तो अगर हमने उससे पहले प्लानिंग नहीं की तो हमारी वो चीज जो होगी ना वो उस सिस्टमेटिक वे से हो नहीं पाएगी। तो सबसे बड़ी चीज यही है कि अगर हम प्लानिंग कर लेते हैं कि हमें क्या चीज करनी है, कैसे करनी है, कब करनी है, कहाँ करनी है, क्यों करनी है, अगर हम सारी चीजों को ऑलरेडी प्लान कर लेते हैं, प्री प्लान कर लेते हैं, तो वो क्या है, हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है उन चीजों को एग्जीक्यूट करना। तो यहां पर प्लानिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट आता है एक्सपर्ट। हम जब भी, मैंने आपको पहले ही बताया कि यहां पर हमें क्या है, एक एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। जो हमारा रिसर्च का RE था ना, तो ई में क्या था, एक्सपर्ट था। तो वही एक्सपर्ट यहाँ पे बात हो रही है कि जब भी हम रिसर्च करते हैं तो हमें एक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, हमें एक गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। हम बोलते हैं ना कि मेरा गाइडर ये है, जब हम PhD करते हैं तो जो वो रिसर्चर का जो एक्सपर्ट होता है ना, गाइडेंस जो पर्सन उसे देता है, तो उसकी यहाँ पर जरूरत होती है। नेक्स्ट, हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, कि बहुत सारा हम ये लगा सकते हैं, हमें प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा चाहिए होता है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा के लिए हमें बहुत सारे सोर्स रिक्वायर्ड है। अब उन सोर्स में कुछ सोर्स आते हैं जो कि सेकेंडरी लेवल के होते हैं, दैट इज बुक्स, जर्नल्स, लाइब्रेरी, ICT। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, हमारी सेकेंडरी डाटा का सोर्स है, और यहीं से हमें क्या है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है जो कि हम बेस बनती है हमारे रिसर्च के लिए। नेक्स्ट आता है फाइनेंस। फाइनेंस क्या कहता है कि जब भी हम रिसर्च कर रहे हैं तो हमें क्या है, पैसों की रिक्वायरमेंट होती है। हमें डाटा कलेक्ट करना है, हमें बहुत सारे टेस्ट लगाने हैं, हमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है जहां पर पैसों की रिक्वायरमेंट है। तो जब भी हम रिसर्च करते हैं तो पैसों की रिक्वायरमेंट रहती है, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट आता है रेफरेंस। रेफरेंस क्या होता है कि जब भी आपने किसी भी बुक से या किसी भी पर्सन की कोई भी चीज आपने ले ली है, इसको हम इन डेप्थ पढ़ेंगे, बिब्लियोग्राफी एंड बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं। तो वही चीज इसमें आ जाती है कि जब भी हम किसी भी पर्सन की कोई भी रिसर्च से कोई चीज उठा लेते हैं, या किसी बुक से हमने कोई लाइन उठा ली या कुछ भी उठा लिया, तो हमें क्या है, एट द एंड कोई कुछ रेफरेंस देने पड़ते हैं कि मैंने ये चीज यहां से उठाई, ये मैंने लाइन यहां से उठाई, ये चीज मैंने इस रिसर्चर की इस रिसर्च बुक से उठाई या इस पेपर से उठाई है। तो वो सारी चीजें क्या है, हमें दिखानी पड़ती हैं इन द रेफरेंस, जो कि बिलो ऑफ द सेक्शन होता है। नेक्स्ट आता है रिसर्चर की क्वालिटीज। मतलब रिसर्चर में ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए जो कि उसे रिसर्च करने में बहुत हेल्पफुल रहती हैं। सबसे फर्स्ट, रिसर्च ओरिएंटेड। मतलब एक पर्सन जो रिसर्च कर रहा है तो उसका पूरा फोकस किस चीज पे होना चाहिए, रिसर्च पे होना चाहिए। अगर वो इधर उधर की चीजों में डाइवर्ट हो गया तो रिसर्च क्या है, उसकी बिल्कुल ऐसे बोल सकते हैं कि यूजलेस हो जाएगी, क्योंकि उसने अपना फोकस रिसर्च पे रखा ही नहीं। तो रिसर्च ओरिएंटेड, उस पर्सन का फुल्ली फोकस्ड ऑन द रिसर्च बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट इसमें आता है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी क्या होता है कि उस बंदे में ना जिज्ञासा होनी चाहिए, कुछ नई चीजें डिस्कवर करने की, कुछ ढूंढने की। तो तभी वही बंदा क्या है, एक बहुत ही अच्छा रिसर्चर बन सकता है। सेकंड, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। इफेक्टिव एंड एफिशिएंट क्या कहता है कि वो पर्सन इफेक्टिव होना चाहिए प्लस एफिशिएंट, वो निपुण होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, हम कर चुके हैं। साइंटिफिक, उस बंदे के अंदर ना एक साइंटिफिक नॉलेज होनी चाहिए, लॉजिक देखना चाहिए, उसने हर चीज के पीछे ना एक लॉजिक देखी, रैशनैलिटी देखी। तो वही बंदा क्या है, एक अच्छा रिसर्चर होगा। एक्टिव होना चाहिए, ऐसे नहीं सुस्ती मार रहा है तो सुस्ती मारने वाला बंदा रिसर्च कब करेगा, कैसे करेगा, क्योंकि रिसर्च क्या होता है, एक टाइम पीरियड होता है रिसर्च का भी। ऐसे नहीं आपने आज रिसर्च की, कभी 15-20 सालों बाद आपने कहा कि मेरा ये रिजल्ट निकला, तो ऐसा नहीं होता है। उस बंदे को फुल एक्टिव होके उसे अच्छे से हर एक चीज को एनालाइज करना होता है, तो उसे एक्टिव होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है क्रिएटिव
उस बंदे को क्रिएटिव भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी चीज़ है जो उसको बताएगी वैसे का वैसा वो कर ले, कुछ अपनी तरफ से कुछ क्रिएट करना, न्यू इनोवेशंस लेके आना, तो उसको क्या बोलते हैं, एक अच्छा रिसर्चर बोलते हैं। नेक्स्ट आता है क्विक थिंकर। ऐसे नहीं कि हमें डिसीजन लेना है और उसने डिसीजन लेते लेते 4-5 दिन लगा दिए, तो वो काहे का रिसर्चर। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो रिसर्चर होगा वो क्विक थिंकर होना चाहिए, कि बहुत ही जल्दी और अच्छा, ऐसे नहीं कि जल्दी से गलत डिसीजन ले लिया, जल्दी लेना है लेकिन अच्छा डिसीजन लेना है जो कि बेनिफिशियल हो। नेक्स्ट क्या कहता है, रिसोर्सफुल। रिसोर्सफुल मतलब एक ऐसा पर्सन जिसके पास काफी रिसोर्स होने चाहिए, सोर्सेज उसके पास प्राइमरी सेकेंडरी या जितने भी टाइप के जो भी रिसोर्सेज हैं तो वो सारे रिसोर्सेज उसके पास होने चाहिए। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल क्या होता है कि जब भी रिसर्च करे ना तो वो बंदा एक रैशनल वे से सोचे और रैशनल वे से जितना कम रिसोर्सेज को यूज करके जितना ज्यादा बेनिफिट वो ले सकता है उतना बेनिफिट वो ले ले। मतलब कम से कम रिसोर्सेज का यूज करके ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट निकालना, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट जनरेट करना, वही पर्सन रिसर्चर, अच्छा रिसर्चर कहलाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है कि उस पर्सन में कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, रिटन स्किल होनी चाहिए, क्योंकि उसने क्या है बहुत सारी जो आर्टिकल्स होते हैं वो लिखने होते हैं, रिसर्च पेपर लिखने होते हैं, ठीक है, थीसिस लिखनी होती है। तो उसी बेसिस पे कहते हैं कि उस बंदे की राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, रिटन जो उसमें रिटन स्किल है वो अच्छी होनी चाहिए, प्लस कम्युनिकेशन स्किल, उसको बोलना भी अच्छा आना चाहिए, क्योंकि वो रिसर्च कर रहा है, कल को उसे अपनी फाइंडिंग्स कुछ प्रेजेंट करनी पड़ सकती हैं या कुछ भी हो सकता है। तो इन दैट केस उस पर्सन में रिटन और कम्युनिकेशन क्वालिटीज सुपर्ब होनी चाहिए। तो रिसर्चर की क्वालिटीज बहुत जरूरी है। तो अगर रिसर्च करना चाहते हो और आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज है देन वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो आपको अभी से थोड़ी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए कि आपको किस तरीके से इन सभी क्वालिटीज को, प्लस जो आपको एडिशनल क्वालिटीज लगती हैं कि रिसर्चर में होनी चाहिए, तो वो सारी क्वालिटीज आप अपने अंदर लेके आओ। प्लस आपको टीचिंग करनी है तो ये तो मस्ट है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेस्ट होनी चाहिए अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सोर्स ऑफ नॉलेज। सोर्स ऑफ नॉलेज क्या कहता है कि जो भी नॉलेज है, जो ज्ञान है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसका सोर्स क्या है, ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल कहाँ से रही है। तो इसके 4 मेथड्स होते हैं जहां से हमें नॉलेज मिलती है और ये मेथड्स डिफाइन किए हैं कर्लिंगर ली ने। और यहाँ पर सबसे फर्स्ट जो मेथड है दैट इज मेथड ऑफ टेंडेंसी। मेथड ऑफ टेंडेंसी क्या कहता है कि हम ना बहुत सारे अंधविश्वासों में, वहम में, या हमारी कुछ पुरानी नॉलेज होती है, ओल्ड नॉलेज, ओल्ड मेथड्स, उनके बेस पे हमें क्या है कुछ नॉलेज मिलती है, हमारा बिलीफ उस अकॉर्डिंग जो है डेवलप होता है, सुपरस्टिशन हम इसे बोलते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि जैसे हमें कोई नॉलेज मिली, जैसे कि एग्जाम्पल में देखें तो जैसे कहते हैं ना कि हम कहीं जा रहे हैं तो बिल्ली रास्ता काट गई तो हम कहते हैं कुछ बुरा होगा, कहीं जा रहे हैं छींक मार दी तो भाई थोड़ी देर रुक जाओ, मत जाओ। तो ये सारी चीजें क्या है, ये हमारी टेंडेंसी का पार्ट है। तो ये क्या होता है, हमारा इनवैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज होता है, क्योंकि इन चीजों पे हम बिलीव, आज के टाइम पे अगर हम देखा जाए तो हम कुछ लॉजिकली सोचते हैं, ऐसे नहीं सोचते कि अंधविश्वासों में बहुत सारे लोग क्या है इन चीजों से बाहर आ चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी इन्हीं सुपरस्टिशंस में क्या है फंसे हुए हैं। तो वही चीज है कि इस जो नॉलेज है इसको हम इनवैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं। नेक्स्ट आता है अथॉरिटी। अथॉरिटी में कौन कौन आ जाते हैं, लाइक रिलीजियस पर्सन हो गए, हमारे पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, जो हमें इन्फॉर्मेशन तो देते हैं, लेकिन इसमें यहाँ पर एक थोड़ी सी कमी रह जाती है कि क्या पता जो इन्होंने नॉलेज दी है वो सही है या गलत है। तो यहाँ पर जो भी नॉलेज आएगी उसको भी हम इनवैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं, क्योंकि जो ये नॉलेज ये पर्संस देंगे, ऐसे भी तो हो सकता है ना कि हमारी अथॉरिटी हमें कुछ गलत बता दे, जरूरी तो नहीं हर बंदा ठीक होता है। तो उसी अकॉर्डिंग जब भी हमें अथॉरिटी से कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है, कोई नॉलेज मिलती है, तो उसे हम इनवैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज बोलते हैं। अब जो नेक्स्ट 2 मेथड्स हैं, 2 वेज हैं ऑफ गेटिंग द नॉलेज, तो ये क्या है, ये वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है। सबसे फर्स्ट क्या कहते हैं, इंट्यूशन। इंट्यूशन को हम प्रायोरी भी बोलते हैं, फिलॉसफी, रीजन, लॉजिक। इसमें क्या कहते हैं कि अगर हमें कोई भी नॉलेज मिलेगी तो उसे हम रैशनल वे से सोच के देखेंगे, पूरा लॉजिक लगा के देखेंगे कि क्या ये चीज सही है। अगर वो सही है तो हम उसे एक्सेप्ट करते हैं एज अ नॉलेज, अदरवाइज हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो इंट्यूशन है, प्रायोरी है, इसको हम वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं। सेकंड इसमें क्या आता है, साइंस। साइंस में देखो वही चीज मैंने आपको बताया था, कुछ साइंटिफिक रूल्स होते हैं, लाइक कुछ इंडक्टिव, डिडक्टिव, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इंडक्टिव डिडक्टिव क्या होता है। तो वही चीज इसमें कि अगर हम कुछ साइंटिफिक वे से सोच रहे हैं तो उसमें भी हमारा कुछ लॉजिक लग रहा है, हम उसमें अपना माइंड यूज करते हैं, कॉग्निशन यूज करते हैं। तो उसी अकॉर्डिंग जो ये मेथड है, साइंटिफिक मेथड, वो भी क्या है, हमारा वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारी यहाँ पर 2
डिफरेंसेस हैं बिटवीन इनोवेशन एंड डिस्कवरी। अब बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता इन्वेंशन क्या होता है या डिस्कवरी क्या होती है। इन्वेंशन क्या होता है कि जब हम कुछ न्यू जनरेट करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज न्यू, और सेकंड इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब यही होता है ना कि हम कुछ नया करना चाहते हैं, जो पहले अभी तक किसी ने ना किया हो वो नया करना चाहते हैं। सेकंड होता है डिस्कवरी। डिस्कवरी क्या होता है, जैसे कि हम ये कहते हैं ना कि कुछ अननोन चीज है, एग्जिस्ट तो करती है लेकिन अननोन है, तो प्रेजेंट है लेकिन पता नहीं है, उस चीज को निकालना, तो वो होती है डिस्कवरी। लेकिन है ही नहीं, उसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, हम इन्वेंट कर रहे हैं उस चीज को या इनोवेट कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेंशन बोलते हैं। तो इसके अगर हम एग्जांपल देखें तो जैसे कि बल्ब है, अब बल्ब को बनाया गया था, पहले बल्ब नहीं था, बल्ब को बनाया गया, तो क्या है, ये क्या होती है, इन्वेंशन होती है। लेकिन अगर लॉ ऑफ ग्रेविटी तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी ना, लेकिन पता नहीं था लोगों को कि ये चीज ऐसे काम करती है, तो उसको किसने किया, न्यूटन ने किया। अब वही चीज आ जाती है इन्वेंशन और डिस्कवरी में। होप्स आपको क्लियर हो गया होगा अब तक सब कुछ। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है ना, तो आप साथ के साथ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दो। आई विल मेक श्योर कि मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी, टाइमली मैं आपको रिस्पॉन्ड करती रहूंगी। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फीचर्स ऑफ रिसर्च। फीचर्स ऑफ रिसर्च क्या कहता है कि रिसर्च के बहुत सारे ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं, करेक्टरिस्टिक होती हैं, फीचर्स होती हैं, जिसके बेसिस पे जो है रिसर्च को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, उसको हम समझ सकते हैं कि रिसर्च होता ही क्या है। सबसे फर्स्ट क्या कहता है, दैट इज प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर। रिसर्च जब हम करते हैं ना, तो सबसे बड़ा हमारा मोटिव क्या होता है कि हमें क्या करना है, हमें फ्यूचर को फाइंड आउट करना है, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना है कि फ्यूचर में होगा क्या। और ये किस बेसिस पे होता है, ये होता है ट्रेंड के बेसिस पे। हम यहाँ पर ट्रेंड देखते हैं कि पीछे क्या हुआ था, हम रिसर्च कर रहे हैं ना, तो हमने ये देखना है कि पीछे क्या हुआ था, अब आगे क्या होगा, फिर उससे आगे क्या होगा। तो हम ही क्या है, रिसर्च जब हम करते हैं, ट्रेंड देखते हैं, तो हमें क्या है, फ्यूचर में होने वाली चीजों का पता चल जाता है, प्रिडिक्शन हम निकाल लेते हैं कि ऐसा हो सकता है। प्रिडिक्शन इज नॉट द, हम बोल सकते हैं कि 100% वही चीज नहीं होती, लेकिन प्रिडिक्शन में हम ये बोलते हैं कि पॉसिबिलिटी क्या है इस चीज की होने की। ठीक है, तो हम पॉसिबिलिटी तक पहुंचते हैं, 100% श्योरिटी हम नहीं यहाँ पे बोल सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहते हैं, सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। ये हम पहले ही कर चुके हैं कि रिसर्च हम कर क्यों रहे हैं, हमारे पास एक प्रॉब्लम आई है, उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करना चाहते हैं, उसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, क्वेस्ट फॉर आंसर। क्वेस्ट फॉर आंसर का मतलब क्या होता है कि हमें आंसर या सोल्यूशन ढूंढने की क्या है, प्यास है। क्वेस्ट का मतलब होता है प्यास, किसी चीज के लिए जिज्ञासु होना कि हमें ये चीज करनी है, तो वही चीज क्या होती है, रिसर्च। नेक्स्ट क्या कहता है, साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक। इसको मैं ऑलरेडी बहुत ही अच्छे तरीके से समझा चुकी हूँ। साइंटिफिक मतलब कि हमारा साइंस होता है, कुछ रूल्स होते हैं, इंडक्टिव डिडक्टिव मैंने आपको बताया। तो सेकंड इसमें क्या बोला गया, सिस्टमैटिक, मतलब इसका एक प्री डिजाइन प्रोसीजर होता है, स्टेप्स होते हैं जिसको हमें क्या है, फॉलो करना होता है। इसके बाद ना कुछ वर्ड्स आ रहे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे फर्स्ट कहता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल 100% उस चीज की तरफ जाना, जो चीज हम फाइंड आउट करना चाहते हैं उसी चीज को फाइंड आउट करना, दैट इज एक्यूरेसी। ठीक है, इसी को हम क्या है, वैलिडिटी भी बोलते हैं। वैलिडिटी जो है रिसर्च के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। वैलिडिटी और एक्यूरेसी का मतलब सेम है कि हम जो चीज फाइंड आउट करना चाहते हैं उसी चीज को हम फाइंड आउट करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वैलिडिटी। सेकंड आता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का दूसरा नाम होता है कंसिस्टेंसी। दैट मीन्स हम बार बार रिसर्च कर रहे हैं तो हमें क्या रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, क्या वो रिजल्ट सेम है, सेम नहीं है तो कितने सेम है, क्या उनके अंदर जो डिफरेंस है वो हल्का फुल्का है या ज्यादा है, तो उसी चीज को क्या बोलते हैं, रिलायबिलिटी। मतलब कंसिस्टेंसी क्या है, इसको हम डिटेल में आगे करेंगे। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी, इनके बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं, तो उनको भी हम आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, देखो दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्टिविटी और एक होता है ऑब्जेक्टिविटी। रिसर्च में किस चीज की रिक्वायरमेंट है, रिसर्च में ऑब्जेक्टिविटी की रिक्वायरमेंट है। दैट मीन्स आप किसी से बायस्ड नहीं होने चाहिए। आप किसी को पक्ष, ऐसे बोलते हैं ना कि किसी पर्सन को जानते हैं तो उसका आप साइड लेते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए अगर हम रिसर्च कर रहे हैं। अदरवाइज हमारी जो रिसर्च है ना, वो उसकी जो फाइंडिंग होगी वो सब्जेक्टिव्स हो जाएंगी। लाइक हमने किसी का फेवर कर दिया तो हमारी रिसर्च उसी के फेवर में बोलेगी, तो हमें यहाँ पर वो चीज नहीं करनी है। हमें जो रिसर्च है उसे ऑब्जेक्टिव वे से लेकर चलना है। नेक्स्ट आता है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है ट्रस्टवर्दी, कि हमारी रिसर्च ऐसी होनी चाहिए जिस पर लोग क्या है, ट्रस्ट कर सके। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव।
क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टाइप के रिसर्च होते हैं, इनको हम आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। क्वांटिटेटिव क्या होता है, जहां पर जो डाटा है वो कैसा होता है, क्वांटिटेटिव फॉर्म में होता है। क्वांटिटेटिव मतलब नंबरिक फॉर्म में होता है, और क्वालिटेटिव जिसे हम सॉफ्ट डाटा बोल देते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आया था कि क्वालिटेटिव डाटा कौन सा होता है, तो क्वालिटेटिव डेटा जो होता है वो सॉफ्ट डेटा होता है, ठीक है। सेकेंड, सोशल रेलिवेंस। सोशल रेलिवेंस का मतलब क्या होता है कि जब भी हम रिसर्च कर रहे हैं तो उसकी एक सोशल रेलिवेंस, रेलिवेंस मतलब इंपॉर्टेंस, सोशल मतलब सोसाइटी को, कुछ जो हमारी रिसर्च है वो सोसाइटी को कुछ तो बेनिफिट दे। ऐसे नहीं हमने कोई भी ऐसा टॉपिक उठा लिया जो सोसाइटी के मतलब का ही नहीं है, तो वो हमारी रिसर्च नहीं कहलाती है। रिसर्च वो होती है जहां पर हम सोसाइटी के लिए कुछ ढूंढना चाहते हैं, सोसाइटी के भले के लिए हम कुछ करना चाहते हैं, तो वो होती है हमारी रिसर्च। नेक्स्ट आता है फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी क्या होता है कि जब हम किसी चीज को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं तो उसको हम बोलते हैं फिजिबिलिटी। इसी को हम एप्लीकेबिलिटी बोल सकते हैं कि उसको एप्लीकेबल करना, उसको अप्लाई करना, किसी चीज पे रियलिटी में कन्वर्ट करना। तो हमारी रिसर्च ऐसी होनी चाहिए जो रियल में अप्लाई भी हो जाए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम पहले कर चुके हैं, साइक्लिकल कॉन्टिन्यूस होता है, क्योंकि हम प्रॉब्लम से सोल्यूशन की तरफ पहुंचना चाहते हैं, और जब हम सोल्यूशन तक जाते हैं तो एक नई प्रॉब्लम आ जाती है। तो क्या है, एक साइकिल या सर्कल के फॉर्म में क्या है, घूमता रहता है, इसीलिए इसे साइक्लिकल या फिर कॉन्टिन्यूस प्रोसेस बोला जाता है। नेक्स्ट आता है पेशेंस एक्टिविटी। पेशेंस एक्टिविटी का यहाँ पर मतलब क्या होता है कि जो भी रिसर्च है ना वो ऐसे नहीं है कि आज हमने शुरू की और रिसर्च अगले दिन हो जाए, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर हमें पेशेंस रखना पड़ता है, हमें बहुत ही शांत, स्टे काम, हमें बहुत शांत रहना पड़ता है, क्योंकि जो रिसर्च होती है वो ऐसा नहीं है कि हमने शुरू की और खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होता। हमें एक लॉन्ग टाइम के लिए हमें क्या है, रिसर्च को परस्यू करना पड़ता है, उसको करना पड़ता है, उसको डीप इन डेप्थ जाना पड़ता है। तो इसीलिए रिसर्च में क्या है, पेशेंस का होना बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट क्या होता है, लॉजिकल। वही हमें रैशनल सोचना है, हमें कोई रीजन होता है किसी चीज का, उसी अकॉर्डिंग ही हमें सोचना है, रैशनल वे से सोचना है। हमने वो मेथड ऑफ सोर्स किया था ना जिसमें हमने इंट्यूशन प्रायोरी किया था, वही चीज यहाँ पे आती है कि लॉजिकली हमने कुछ सोचना है, रैशनली हमने कुछ सोचना है। नेक्स्ट आता है बेसिस ऑफ रिसर्च इज एक्सपीरियंस। कहते हैं कि जब भी हम रिसर्च कर रहे हैं तो हमें रिसर्च करते वक्त भी एक्सपीरियंस मिलता है, और जब हम रिसर्च करना चाहते हैं तो हमें ऑलरेडी कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो मतलब एक्सपीरियंस हमें रिसर्च करने से पहले भी होना चाहिए और रिसर्च करने के बाद भी हमें कुछ एक्सपीरियंस मिलता है। तो जो एक्सपीरियंस है वो क्या है, बेसिस है ऑफ रिसर्च। मतलब रिसर्च के इर्द गिर्द ही घूमता है कौन, एक्सपीरियंस, एक्सपर्ट, गाइडेंस। तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च, कि रिसर्च अगर हम कर रहे हैं तो उसके पीछे हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसमें 4 तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं, और यही हमारे 4 तरह के टाइप्स भी आगे आते हैं। तो इनको हम टाइप्स में ज्यादा डिटेल में करेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ इनका मतलब समझ लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट इसमें क्या कहते हैं, टू एक्सप्लोर। एक्सप्लोर का मतलब क्या होता है कि हम कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, हम बिल्कुल हम शुरू से स्टार्ट करना चाहते हैं और हम बहुत सारी चीजों को ढूंढना चाहते हैं, हम हमारे जो आइडिया है उसको क्लियर करना चाहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्सप्लोर करना। हम कुछ न्यू जनरेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या है, एक्सप्लोर। नेक्स्ट इसमें आता है टू डिस्क्राइब। टू डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है कि एज इट एज उस चीज को डिस्क्राइब कर देना। जैसे कि एग्जाम्पल के वे में अगर हम ले तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया डिस्क्राइब रिसर्च, तो रिसर्च का यहाँ पर आपको मीनिंग नहीं लिखना, यहाँ पर आपको डेफिनेशन लिखनी है जो कि एज इट एज लिखी जाती है। तो डिस्क्राइब का मतलब होता है जिस चीज को हम वैसे ही लिखेंगे जैसा कि वो है, उसमें हम अपनी तरफ से कुछ एड ऑन नहीं करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्क्राइब बोलते हैं। थर्ड इसमें आता है टू डायग्नोज। डायग्नोज क्या होता है, जैसे डॉक्टर डायग्नोज करता है कि पेशेंट के अंदर क्या दिक्कत आ रही है, उसको किस चीज से प्रॉब्लम है। तो जब भी ट्रीटमेंट करने से पहले हम प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं, उस प्रॉब्लम को खत्म करने की हम बात करते हैं और ये कहते हैं कि वो प्रॉब्लम दोबारा होनी ही नहीं चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, हम डायग्नोज बोलते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कहता है, टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। यहाँ पर एक हाइपोथेसिस टेस्टिंग नाम से एक टाइप आएगा जिसे हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी बोलते हैं, जहां पर हम कॉज एंड इफेक्ट की बात करते हैं, उन दोनों के बीच के रिलेशनशिप की बात करते हैं। जो कॉज होता है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल पर कोई ना कोई क्या करता है, इफेक्ट देता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि इसके ऊपर इफेक्ट हो रहा है किसकी वजह से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से। तो यहाँ पर जो कॉज होता है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जो हमारा इफेक्ट होता है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप फाइंड आउट करना होता है या फिर हमें रिलेशनशिप को स्टडी करना होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बोलते हैं। जैसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग बोला जाता है, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च बोला जाता है, तो इसके बहुत सारे नाम है, इसको भी हम
क्या है आगे डीप में स्टडी करेंगे। ये चारों ही जो हैं वो टाइप्स ऑफ रिसर्च में आएंगे। नेक्स्ट देखो, रिसर्च के अंदर ना 3 R होते हैं, 3 R ऑफ रिसर्च। तो रिसर्च के अंदर जो 3 R है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं और डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट इसमें क्या आता है, रिपीटेबिलिटी। रिपीट, देखो रिपीट से ही क्लियर है कि जब हम किसी चीज को रिपीट कर रहे हैं, सेम टेस्ट को अगर वही बंदा उसे दोबारा कर दे तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिपीट बोलते हैं। तो वही चीज बोलते हैं कि सेम एक्सपेरिमेंट है और किसके द्वारा किया जा रहा है, उसी सेम टीम के द्वारा किया जा रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिपीटेबिलिटी। तो रिपीट हो जाता है। नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव क्या होता है कि डिफरेंट एक्सपेरिमेंट बाय द डिफरेंट टीम। जब हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक नया एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं और टीम भी उसके लिए अलग ही है, तो वो क्या होता है, रिप्रोडक्टिव होता है। क्या होता है, रिप्रोडक्टिव। थर्ड आता है रेप्लिकेबिलिटी। रेप्लिकेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब हम की गई चीज को किसी और पर्सन के द्वारा करवाते हैं तो उसे बोलते हैं रेप्लिकेबिलिटी। जैसे कि यहाँ पे क्या बोला गया, सेम एक्सपेरिमेंट बाय डिफरेंट टीम। एक्सपेरिमेंट तो वही है लेकिन कर कौन रहा है, कोई और टीम आई उस चीज को करने के लिए। और ये क्यों किया जाता है, जब हम उस चीज को क्या करते हैं, वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं कि जो चीज पहले वाली टीम ने की क्या वो सही थी, क्या उन्होंने किसी तरीके से कोई बायसनेस तो नहीं कर दी, कोई सब्जेक्टिविटी तो वो नहीं ले आई इस चीज के अंदर। तो यहाँ पर क्या है, वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, उसी सेम एक्सपेरिमेंट को दे देते हैं किसी अनदर टीम को कि आप लोग भी इस पे क्या है, दोबारा से एक्सपेरिमेंट करो। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसका जो सेकंड नेम है दैट इज सिस्टमैटिक रिव्यू। ये एग्जाम में पूछा गया था कि जो सिस्टमैटिक रिव्यू है वो कहाँ होता है, वो रेप्लिकेबिलिटी के अंदर होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में आपसे पूछा ही जाता है। तो यहाँ पर क्या है, प्रोसेस ऑफ रिसर्च। मतलब जब हम रिसर्च करते हैं तो उसमें कौन कौन सी प्रोसेसेस, या फिर हमने कहा था ना कि एक सिस्टमेटिक वे से चलता है, तो वही सिस्टम क्या है, किस सिस्टमेटिक वे से चलता है, क्या प्रोसीजर है, क्या स्टेप्स है, क्या सीक्वेंस है इसका, तो वो सारी चीजें क्या है हम इसके अंदर अब करेंगे। तो सबसे पहली चीज मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि ये जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल हम ये नहीं बोल सकते कि ये परफेक्ट सीक्वेंस है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग पर्सन ने अलग अलग सीक्वेंस दिए हैं। तो उसमें से एक सीक्वेंस ये है जिसमें बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है और एग्जाम में भी इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो सबसे फर्स्ट क्या कहता है कि नीड अराइज होती है। जब भी क्या है, मैंने आपको पहले बताया कि प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उस प्रॉब्लम से हम क्या है सोल्यूशन की तरफ पहुंचते हैं। तो सबसे पहले क्या होती है, हमें एक नीड अराइज होती है और उस नीड के बेस पे हम बोलते हैं कि हमें ये जरूरत महसूस हुई है ना, तो ये हमारी क्या है, एक प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम को क्रिएट किया जाता है सबसे पहले। फिर क्रिएट होगी, उस प्रॉब्लम को क्या करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्रॉब्लम क्या है, कैसी है, क्यों है। तो फिर लास्ट में उसको हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। प्रॉब्लम से रिलेटेड सिर्फ 2 ही स्टेप है। सबसे पहले हमें प्रॉब्लम अराइज होती है, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, देन उसे हम डिफाइन कर देते हैं। यहां तक हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि यही सेम प्रॉब्लम कितने लोगों को पहले आई, तो उसको हम बोलते हैं लिटरेचर रिव्यू। मतलब कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसी प्रॉब्लम के ऊपर रिसर्च की है, क्योंकि उन्हें भी प्रॉब्लम आई होगी यही, तो उन्हीं प्रॉब्लम के रिगार्डिंग क्या है, लिटरेचर रिव्यू किया जाता है कि किस किसने इसी टॉपिक पे रिसर्च की, इसी टॉपिक के ऊपर उन्होंने कुछ फाइंडिंग्स ढूंढी, उन्हीं की फाइंडिंग्स को हम क्या है, रीड करते हैं, उनको स्टडी करते हैं, जिसे बोला जाता है लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, अब जब हमने लिटरेचर रिव्यू कर लिया तो हमें बहुत सारी जो हमारी प्रॉब्लम्स होती है ना, उसको हमें क्लैरिफिकेशन मिल जाती है कि लोगों को ये प्रॉब्लम्स आई थी, उन्होंने इस तरीके से अपना सोल्यूशन ढूंढ लिया। अब हमारे पास ये प्रॉब्लम आई है तो हमें कौन कौन से सोल्यूशन ऑलरेडी मिल गए हैं लिटरेचर रिव्यू करने से, और कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमें फाइंड आउट करना होगा। तो उन प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करने के लिए रिसर्च में एक ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है। उस ऑब्जेक्टिव को हम हाइपोथेसिस बोलते हैं। और ये हाइपोथेसिस हमें सबसे पहले हम हाइपोथेसिस को डेवलप करते हैं, फिर हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। हाइपोथेसिस डेवलप कैसे होता है, 2 तरीकों से होता है। एक होता है नल हाइपोथेसिस और एक होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में से एक जो हाइपोथेसिस होता है उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और दूसरे वाले को हम क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। अब इसमें जब हम रिसर्च करेंगे तो हम देखेंगे कि कौन सा एक्सेप्ट होता है, कौन सा रिजेक्ट होता है। उसके बाद तो जो हाइपोथेसिस होता है उसको हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लाइक हमारा सिग्निफिकेंस लेवल होता है, कॉन्फिडेंस लेवल होता है, और एरर भी इसमें आ जाते हैं। जैसे हमने टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर भी हमने किया। तो वो सारी चीजें क्या है, हम आने वाले टाइम में डिटेल में स्टडी करेंगे कि हाइपोथेसिस कैसे बनाया जाता है, कैसे टेस्ट किया जाता है, कौन कौन से मेथड्स हैं टेस्ट करने के। लाइक इसमें बहुत सारे ऐसे टेस्ट लगते हैं, लाइक टी टेस्ट, एफ टेस्ट, अनोवा है, या पियर्समैन वाला है, मैन विटनी है। तो बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जिनके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं।
तो इसके अंदर हमने क्या किया, हाइपोथेसिस बना लिया। हाइपोथेसिस को अगर मैं एक लाइन में बताऊं कि हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है जिसको हमें प्रूव करना होता है, या तो वो प्रूव हो जाएगी या डिसअप्रूव हो जाएगी। तो वो चीज क्या है, बेस करती है हमारे स्टेटमेंट पे। फिर रिसर्च ऑब्जेक्टिव के बाद हम क्या करते हैं, हम रिसर्च डिजाइन बनाते हैं। रिसर्च डिजाइन का मतलब क्या होता है कि हमें रिसर्च करनी है, कैसे करनी है, क्यों करनी है, कहाँ करनी है, कब करनी है। तो ये जो सारे क्वेश्चन है ना, जो ये WH वाले जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बोले, वो सारे किसके अंदर आते हैं, रिसर्च डिजाइन के अंदर आते हैं। जैसे कि ब्लूप्रिंट हम बोलते हैं ना कि हमें कहीं जाना होता है तो हम एक मैप को देखते हैं, तो वही एक मैप है, किस तरीके से हमें कौन सा काम करना है, तो वो हमें कौन बताता है, रिसर्च डिजाइन बताता है। नेक्स्ट आता है हमारा डिफाइन पॉपुलेशन। जब हमने सारी चीजें कर ली तो हम उसके बाद क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि हमें सैंपल कलेक्ट कहाँ से करना है, हमारी पॉपुलेशन क्या है। उस पॉपुलेशन में से हमने सबसे फर्स्ट क्या करना है कि कितने लोगों से हमें जो इन्फॉर्मेशन है उसे कलेक्ट करनी है। अगर हम सभी में से करते हैं तो वो हमारा होता है सेंसस। सेंसस मेथड के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि अगर हमारी पॉपुलेशन में 100 लोग हैं तो हम 100 के 100 से ही क्या है, हमारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। लेकिन सैम्पलिंग डिजाइन क्या होता है कि हम पॉपुलेशन में से कुछ एक लोगों को चूज कर लेते हैं, जो हमारी डाटा कलेक्ट करना है हम क्या है, कुछ एक लोगों से करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग डिजाइन। सैम्पलिंग डिजाइन के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जो कि सैम्पलिंग से रिलेटेड होती हैं। लाइक सैंपल कौन सा होगा, प्रोबेबिलिटी होगा, नॉन प्रोबेबिलिटी होगा, लार्ज सैंपल होगा, स्मॉल सैंपल होगा। तो वो सारी चीजें जो कि सैंपल से रिलेटेड है वो कहाँ हो जाती है, इस स्टेप में अंदर हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट क्या होता है, जो हमने सैंपल चूज कर लिया उसको हमें क्या करना होता है, उनसे हमें डाटा कलेक्ट करना होता है कि हम उनसे क्या है, कुछ क्वेश्चनिंग करते हैं। अब डाटा कलेक्शन के भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं। लाइक हमने क्वेश्चनर बना दिया, हमने शेड्यूल बना लिया, हमने फील्ड सर्वे करना है, हमें किस मेथड से डाटा कलेक्ट करना है, तो वो क्या है, हमारे कलेक्शन ऑफ डेटा में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। अब हमने क्या करना है कि जो डाटा हमने किन से लिया, हमारे सैंपल से लिया, कुछ लोगों से लिया, जो डाटा हमने कलेक्ट किया उसको हमें एनालाइज करना है। एनालाइज करने के लिए हम बहुत सारे मेथड्स यूज करने हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, कुछ कोडिंग होती है, क्लासिफिकेशन, हम टेबल बना देते हैं, हम पाई चार्ट बना देते हैं, हम बार टेबल्स होते हैं वो बना देते हैं, हिस्टोग्राम होता है, पॉलीगॉन होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनके अकॉर्डिंग हम क्या है, हम एनालाइज करते हैं हमारे डाटा को। हम बहुत सारे टेस्ट भी यहाँ पर लगाते हैं। फिर क्या होता है कि जब हम एनालाइज कर लेते हैं तो एनालाइज करने के बाद हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी डाटा निकला है उससे हम क्या है, एक कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, उसे हम बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन हो गया। फिर उस इंटरप्रिटेशन के बाद हम क्या करते हैं, रिपोर्ट राइटिंग करते हैं। रिपोर्ट राइटिंग मतलब कुछ थीसिस लिख दी या हमने कुछ आर्टिकल्स लिख दिए, तो वो सारी चीजें क्या है, रिपोर्ट राइटिंग के अंदर आ जाएंगी। अब रिपोर्ट राइटिंग के बाद जो हमने लिखा उसको हम क्या करते हैं, हमारी जितनी भी फाइंडिंग्स निकली, हमने जितनी भी रिसर्च की, हमने जितनी भी चीजों को ढूंढ लिया उसको हमने लिख दिया। लेकिन अब लिखने के बाद उसे अपने पास ही संभाल के रखना, तो रिसर्च का फायदा ही क्या हुआ। तो रिसर्च करने के बाद जितनी भी चीजें निकली, जितनी भी फाइंडिंग्स निकलती हैं, तो उसको हम प्रेजेंट कर देते हैं पब्लिक के सामने, या उसको हम कहते हैं ना कि हमने पब्लिश करवा दिया हमारी आर्टिकल्स को या थीसिस को। तो वही चीजें यहाँ पर आती हैं कि हमें क्या है, उसको प्रेजेंटेशन भी करनी होती है, हमें लोगों के सामने लेके भी आना होता है कि मैंने रिसर्च किया है, तो मेरा क्या है, ये रिजल्ट निकला है और ये क्या है, आप लोगों के सामने है। तो ये जो है वो टोटल 10 स्टेप्स में मैंने पूरे का पूरा जो प्रोसेस है उसको डिफाइन करने की कोशिश की है। सबसे फर्स्ट मैं आपको यहाँ पर रिवाइज करवा देती हूँ। फर्स्ट क्या कहता है कि हमें नीड अराइज होती है। नीड अराइज होती है तो वही नीड हमारी क्या है, प्रॉब्लम बन जाती है। प्रॉब्लम को फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसको हम डिफाइन करेंगे, फिर लिटरेचर रिव्यू करते हैं, फिर रिसर्च का ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, उसके बाद हम रिसर्च का डिजाइन बनाते हैं। फिर पॉपुलेशन आएगा, फिर उसमें से सैंपल ढूंढेंगे, सैंपल जो होंगे उनसे हम डाटा कलेक्ट करेंगे, उस डाटा को एनालाइज किया जाएगा, फिर कंक्लूजन निकाल दिया जाएगा, दैट मीन्स इंटरप्रिटेट कर दिया जाएगा। और लास्ट में हम क्या है, एक रिपोर्ट राइटिंग, मतलब उसको हम लिख देते हैं कहीं पे, और वही चीज क्या होती है हमारी, उसको जब हम प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने, दैट इज प्रेजेंटेशन ऑफ फाइंडिंग्स। तो ये था ऑल अबाउट आवर प्रोसेस ऑफ रिसर्च, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे अच्छे से समझ लो। नेक्स्ट कुछ टर्म्स हैं, मैं चाहती हूं कि आप आगे प्रोसीड करो, उससे पहले आपको बहुत सारी चीजें अभी से क्लियर हो जानी चाहिए। तो मैं आपको सबसे पहले टर्म्स करवाऊंगी। सबसे पहले इसमें क्या बोलते हैं, प्रिसीजन। देखो हम प्रिसीजन क्या बोलते हैं कि किसी चीज को बिल्कुल राइट वे में, बिल्कुल करेक्ट वे में देखा जाता है ना, तो वो होता है प्रिसीजन। हम बोलते हैं ना प्रिसाइज, प्रिसाइज मतलब बिल्कुल करेक्ट, इन द शॉर्ट वे हम बोल सकते हैं, सिंपलेस्ट वे, शॉर्ट वे। तो उसमें किसी भी चीज को डिफाइन करना, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिसीजन बोलते हैं। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्या बोला गया कि ये क्या है, एक्यूरेसी है, मतलब जो चीज हम कहना चाहते हैं उसी चीज को कहना, दैट इज प्रिसीजन।
एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ थियोरेटिकल कंसेप्ट, कि कोई भी थियोरेटिकल कंसेप्ट है उसको बिल्कुल एग्जैक्ट वे में, बिल्कुल करेक्ट वे में हमें बोलना या उसको बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ प्रेजेंट करना, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिसीजन। सिंपलेस्ट वे होता है इज अ मोस्ट फेवरेबल एंड प्रेफरेबल। मतलब कि अगर हम किसी भी चीज को प्रेजेंट करने के लिए बिल्कुल सिंपल सा मेथड यूज करेंगे ना, बिल्कुल सिंपल सा तरीका यूज करेंगे, तो वो बहुत ही फेवरेबल, मतलब बहुत अच्छा होता है, प्रेफरेबल होता है। मतलब लोग उस चीज को प्रेफर करते हैं कि बहुत टिपिकल वे में किसी चीज को किया जाए और बहुत ही सिंपल वे में किया जाए। अब देखो, अगर मैं आपको समझा रही हूँ, मैंने कोई भी वर्ड ऐसा यूज नहीं किया जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे या आपको समझ ना आए, मैं बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो अब यहाँ पर मैं आपको क्या है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो उसी को क्या बोलते हैं, प्रिसीजन बोलते हैं, कि एग्जैक्ट डेफिनेशन देना। सिंपलेस्ट मेथड जो होता है वो ज़्यादा फेवरेबल होता है, इसलिए मैंने जो यूज़ किया है दैट इज सिंपलेस्ट मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहते हैं, पार्सिमोनी। पार्सिमोनी, देखो जो बंदा कंजूस होता है ना उसको बोला जाता है पार्सिमोनी, कि तू तो भाई कंजूस है, पार्सिमोनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहता है कि जो पर्सन कम से कम रिसोर्सेज को यूज करता है, कम से कम वेरिएबल को यूज करता है, वेस्टेज नहीं करता, तो उसे पार्सिमोनी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कम रिसोर्सेज को यूज करना या कम वेरिएबल्स का यूज करना, लेकिन यहाँ पर हमारी जो रिसर्च है उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। रिसर्च वैसी ही होनी चाहिए जैसे कि ज्यादा रिसोर्सेज के साथ होती। लिमिटेड रिसोर्सेज का यहाँ पर मतलब क्या है कि जो वेस्टेज है ना उसको हमें कम करना है। हमें जितने रिसोर्सेज चाहिए उसको तो हमें यूज करना ही है, लेकिन वेस्टेज हमें यहाँ पर नहीं करनी है। नेक्स्ट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फाल्सिफाइबिलिटी। फाल्सिफाइबिलिटी क्या बोलता है कि जैसे कोई भी, मैंने आपको पहले भी बताया था क्रिटिसिज्म के तरीके से, मैंने वहां पर आपको बताया था कि कोई भी लॉ है, कोई भी थ्योरी है, किसी भी पर्सन ने दे दी, तो उसको क्या है, थोड़े टाइम बाद कोई बंदा आके बोल देता है भाई इस बंदे ने तो गलत बताया, मैं अब जो थ्योरी दूंगा ना वो परफेक्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज है, फाल्सिफाइबिलिटी क्या बोलता है कि थ्योरी और रिसर्च जिसको लोग क्या कर देते हैं, डिसअप्रूव कर देते हैं। मतलब ऐसी थ्योरी और ऐसी रिसर्च जिसको क्या है, डिसअप्रूव किया जा सकता है, लोग क्या है उसे क्रिटिसिज्म कर देते हैं। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, फाल्सिफाइबिलिटी। ये जो फाल्सिफाइबिलिटी है ये किसने दिया था, ये ऑस्ट्रेलियन फिलोसफर ने दिया था, और वो साइंटिस्ट भी थे जिनका नाम क्या है, कार्ल पॉपर। ठीक है, इन्होंने 1935 में फाल्सिफाइबिलिटी का कंसेप्ट दिया था कि कोई भी रिसर्च है, कोई भी थ्योरी है, कोई भी लॉ है, उसको डिसअप्रूव किया जा सकता है। आफ्टर सम टाइम कोई ना कोई आ ही जाता है वो आपकी थ्योरी को क्रिटिसाइज करने के लिए। ठीक है, तो ये है फाल्सिफाइबिलिटी। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पैराडिगम। ये आपसे पीवाईक्यू में पूछा गया था कि पैराडिगम किसके द्वारा दिया गया, तो वो था कून। कून का फुल नेम है टीएस कून, लेकिन एग्जाम में आपसे सिर्फ कून ही पूछा गया था, लेकिन फुल नेम भी याद कर लो कि आप तो आने वाले टाइम में आपसे फुल नेम पूछ ले, दैट इज टीएस कून। 1962 में इन्होंने पैराडिगम का कंसेप्ट दिया था। पैराडिगम का मतलब क्या होता है कि जब लोग एक कॉमन बिलीफ बना लेते हैं। कॉमन बिलीफ का मतलब क्या होता है कि एक ही ग्रुप में रहने लग जाते हैं। जैसे कि अगर रिलीजियस का देखा जाए तो जैसे एक हिंदू लोग हैं तो हिंदू क्या है, एक पैराडिगम है। दूसरे क्या है, मुसलमान है, तो जो मुसलमान है वो क्या है, वो एक पैराडिगम है। फिर क्रिश्चियंस है तो क्रिश्चियंस क्या है, एक पैराडिगम है। तो मतलब एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि एक ग्रुप में रहना और उन ग्रुप के जितने भी लोग हैं उनकी जो प्रेफरेंस है, उनकी जो बिलीफ है वो सेम है। अब ये देखो रिलीजियस का बताया, ऐसे ही क्या हो सकता है, जैसे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का हो सकता है, जैसे कि कोई बीजेपी को सपोर्ट करता है, तो वो जितने भी लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं तो वो सारे क्या हो गए, वो एक पैराडिगम के पार्ट हो गए। सेकंड है वो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं तो वो कांग्रेस हो गए। ठीक है, तो ऐसे कितने भी हम पैराडिगम बना सकते हैं, लेकिन एक पैराडिगम में रहने वाले लोगों की सोच, उनका नजरिया, उनके बिलीफ क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, तो ये जो वर्ड है पैराडिगम वो कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड से आया, और ये वर्ड कौन सा था, पैराडिग्मा था। और इसका मतलब क्या है, पैटर्न, मतलब कि सेम पैटर्न फॉलो होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पैराडिगम बोलते हैं। ठीक है, इस पैराडिगम को पैराडाइम भी बोल देते हैं, पैराडिगम बोल देते हैं, आप जो बोलना चाहो वो देख लेना। क्योंकि हमारा जो एग्जाम है वो आपसे प्रोनाउंसिएशन नहीं पूछेगा कि आप क्या बोल रहे हो उस चीज को, आपको सिर्फ वहां पर आंसर को आइडेंटिफाई करना है, वहां पर कोई भी प्रोनाउंसिएशन का आपका कोई टेस्ट नहीं है। ठीक है, तो पैराडिगम पैराडाइम जो आप बोलो वो ठीक, लेकिन जो ये पैराडिगम या पैराडाइम जो है वो क्या कहता है, कॉमन बिलीफ के बारे में बोलता है कि एक ग्रुप में रहने वाले लोगों का जो बिलीफ होगा, जो उनका एटीट्यूड होगा, वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो अब रिसर्च पैराडिगम की अगर हम बात करें, रिसर्च पैराडाइम की अगर हम बात करें, तो रिसर्च पैराडाइम में 3 तरह के पैराडाइम आते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और पैराडाइम आएगा जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि इंडक्टिव और डिडक्टिव होता है। वो भी काफी एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन जो अब हम कर रहे हैं दैट इज 3 टाइप ऑफ पैराडाइम,
फर्स्ट इज एपिस्टीमोलॉजी, सेकेंड इज एक्सियोलॉजी एंड थर्ड इज ऑन्टोलॉजी। इस वर्ड्स का मतलब समझो। देखो सबसे फर्स्ट तो सबसे पीछे आ रहा है लॉजी, यहां पर भी क्या आ रहा है लॉजी, इसके पीछे भी क्या आ रहा है लॉजी। अब लॉजी का मतलब क्या होता है? लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। अब स्टडी किसकी करना? एपिस्टीम की करना। एपिस्टीमो का मतलब क्या होता है? नॉलेज। जब हम नॉलेज की स्टडी करते हैं, ठीक है, तो उस नॉलेज को किस तरीके से हमें एक्वायर करना है, किस तरीके से हम उसे रिटेन करके रखेंगे, उसकी एक्विजिशन कैसे होगी, उसकी क्रिएशन कैसे होगी उस नॉलेज की, तो वो सारी चीजें ऑल अबाउट नॉलेज इज कवर्ड अंडर एपिस्टीमोलॉजी। नेक्स्ट आता है एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी के अंदर दो पार्ट आते हैं, फर्स्ट इज एथिक्स एंड सेकंड इज एस्थेटिक। एथिक क्या कहता है कि क्या सही है, क्या गलत है, और एस्थेटिक क्या कहता है? ब्यूटी के बारे में बोलता है, आर्ट के बारे में बोलता है, ठीक है। थर्ड आता है ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी, लॉजी मतलब स्टडी, ऑन्टो मतलब कि रियलिटी, रियलिटी की स्टडी करना कि क्या चीज रियल है, क्या चीज फेक है, उन सब चीजों की जो स्टडी होती है दैट इज ऑन्टोलॉजी। अब देखो मैंने यहाँ पर एक कॉमन पोर्शन लिया है। देखो अब यहाँ पर ए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इन तीनों का जो कॉमन पोर्शन है वो सिर्फ इतना है जो मैंने रेड पेन से यहाँ पर मार्क किया है। इसको हम बोलते हैं रिसर्च मेथडोलॉजी। रिसर्च मेथडोलॉजी भी क्या होती है इसको भी हम आगे डीप में करेंगे, लेकिन यहाँ पर समझ लो कि रिसर्च मेथडोलॉजी वो होती है जहां पर हम मिक्सचर ले लेते हैं ऑफ ऑल द थ्री थिंग्स, एपिस्टीमोलॉजी, ऑन्टोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी। तो इन तीनों चीजों की जब हम कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, इन तीनों चीजों का जब हम मिक्सचर लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिसर्च मेथडोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम डिटेल में करते हैं इन तीनों चीजों को। सबसे फर्स्ट हमने किया एपिस्टीमोलॉजी। एपिस्टीमोलॉजी को एक और वर्ड बोलते हैं दैट इज कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविज्म भी यही होता है कि जब हम नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। एपिस्टीमोलॉजी भी यही होता है कि नॉलेज को जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको हम एक्वायर करते हैं, एक्विजिशन होता है, उसको हम जब हम रिटेन करके रखते हैं अपने पास, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एपिस्टीमोलॉजी बोलते हैं। अब यहाँ पर जो नॉलेज होती है वो पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म, मतलब कि जो इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों हो सकती है, लेकिन जहां पर हम पॉजिटिविज्म की बात करेंगे तो वो होगी हमारी ऑब्जेक्टिव एंड इंडिपेंडेंट, और अगर हम पोस्ट पॉजिटिविज्म नॉलेज की बात करते हैं तो वो हमारी सब्जेक्टिव और डिपेंडेंट होती है, ठीक है। अब अगर हम एपिस्टीमोलॉजी की बात करें तो एपिस्टीमोलॉजी वर्ड को यूज करने वाले जो बंदे थे उनका नाम था फ्रेडरिक फ्रायर। जेम्स फ्रेडरिक फ्रायर पर्सन थे जिन्होंने एपिस्टीमोलॉजी को फर्स्ट टाइम यूज किया था, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है? 5 एलिमेंट्स आते हैं। अब ये 5 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? सबसे फर्स्ट है वैलिडिटी, रीजनिंग, लॉजिक, ऑब्जेक्टिव एंड कंसेप्ट। वैलिडिटी क्या कहता है कि कोई भी चीज क्या है? एक्यूरेट होनी चाहिए। ये मैं ऑलरेडी जब मैंने आपको स्टार्ट करवाया था तभी मैंने बता दिया था वैलिडिटी क्या होती है। रीजनिंग मतलब आप कोई भी चीज करते हो तो प्रॉपर उस चीज का रीजन होना चाहिए। सेकंड लॉजिक, आप जब भी कोई चीज करते हो तो रैशनल वे से आपको उसे सोचना है, लॉजिक होना चाहिए उसके पीछे कोई। ऑब्जेक्टिविटी मतलब कि उसके अंदर कोई भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए। और कंसेप्ट मतलब कि जब भी हम नॉलेज को एक्वायर करेंगे तो नॉलेज के अंदर कोई कंसेप्ट भी तो होता है, तो उसी कंसेप्ट की यहाँ पर बात हो रही है। सेकेंड इसमें आता है एक्सियोलॉजी। जैसे कि मैंने आपको बताया था एक्सियोलॉजी मतलब कि जिसमें हमने एथिक्स और एस्थेटिक की बात की थी, तो यहाँ पर जो हमारा एक्सियोलॉजी है उसमें हम क्या बोलते हैं? स्टडी। लॉजी मतलब स्टडी, एक्सियो मतलब कि वैल्यू। हमने क्या करना है? वैल्यू की स्टडी करनी है, मतलब वो चीजें जो ऑब्जेक्टिव वे में होंगी। हमने यहाँ पर किसी भी गलत चीज का यहाँ पर हमें साथ नहीं देना, सब्जेक्टिव नहीं जाना, हमें ऑब्जेक्टिव जाना है। दैट मीन्स नॉन बायस्ड रहना है, हमें किसी के साथ पक्षपात नहीं करना। तो यहाँ पर सबसे पहले चीज क्या कहते हैं? एथिक्स। एथिक्स सबको पता है क्या चीज सही है, क्या गलत है, सच, झूठ, गलत, सही, तो ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाती हैं? एथिक्स के अंदर आ जाती हैं। फिर आता है एस्थेटिक। एस्थेटिक मतलब जहां पर हम बात करते हैं कुछ अच्छी चीज का जो सुंदर है, ब्यूटी की हम बात करते हैं। आर्ट, आर्ट भी सुंदर होता है। कलर्स हम बोलते हैं ना कि रंग बिरंगे कलर, तो वो भी रंग बिरंगे कलर क्या होते हैं? ब्यूटी का एक पार्ट होता है। फिर नेक्स्ट हम ऑब्जर्वेशन की यहाँ पे बात करते हैं। ऑब्जर्वेशन मतलब हम इन सब चीजों को क्या है? देख रहे हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, और हमारी ऑब्जर्वेशन भी क्या है? बहुत अच्छी होती है, ठीक है। हम अच्छी अच्छी चीजों की तरफ हमारा ध्यान जाता है, तो उसे भी हम क्या बोलते हैं? हम ब्यूटी बोलते हैं। फिर इस पैराडाइम के अंदर जो लास्ट है दैट इज ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी वही, लॉजी का मतलब स्टडी और ऑन्टो मतलब कि रियलिटी। हमें क्या है? रियलिटी की स्टडी करनी है। और रियलिटी अगर हम देखें तो एक ही होती है। हम ये नहीं बोल सकते कि सच ये भी है, सच ये भी है। सच सिर्फ एक ही होता है। तो उसी बेस पे क्या कहता है कि जो रियलिटी है उसकी स्टडी करना। और रियलिटी क्या होती है? सिर्फ एक होती है। अजम्पशंस रिलेटेड टू रियलिटी मतलब ऑल अबाउट रियलिटी इज कवर्ड अंडर ऑन्टोलॉजी। तो ओरिजिन ऑफ रियलिटी, अजम्पशंस ऑफ द रियलिटी, वो सारी चीजें क्या है? ऑन्टोलॉजी के अंदर आ गई। तो पैराडाइम के अंदर 3 पार्ट्स थे। फर्स्ट इज हमारा एपिस्टीमोलॉजी, सेकंड एक्सियोलॉजी एंड थर्ड इज ऑन्टोलॉजी, ठीक है। अब कुछ और टाइप्स आ जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट जैसे हमने टाइप में किया थियोलॉजी। थियोलॉजी, लॉजी वही स्टडी, और थियो मतलब गॉड।
जब भी हम गॉड की स्टडी करते हैं या हमारे गॉड के ऊपर जो विश्वास है, हमारी रिलीजियस है, धर्म है, हमारा फेथ है, तो वो सारी चीज़ों के बारे में जब हम स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या होती है, वो हमारी थियोलॉजी होती है। अब दो वर्ड और आते हैं जो कि आपस में बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। सबसे फर्स्ट आता है फिनोमिनोलॉजी एंड सेकंड आता है ह्यूरिस्टिक। फिनोमिनोलॉजी क्या है, हमारी इंडक्टिव मेथड ऑफ रिसर्च है या जिसे हम क्वालिटेटिव मेथड ऑफ रिसर्च बोलते हैं। फिनोमिनोलॉजी के अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक ग्रुप ऑफ पर्सन होता है। अब जो ग्रुप ऑफ पर्सन है उनके एक फिनोमिना को जीने के अलग अलग एक्सपीरियंसेस क्या है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिनोमिनोलॉजी। जैसे कि कोविड का अगर हम एग्जांपल ले तो कोविड बहुत सारे जैसे लोगों को हुआ, उनको हमने एक ग्रुप में रख दिया, उनको हमने ये बोला कि आपको कोविड हुआ, आपको किस तरीके से एक्सपीरियंस मिला कोविड का। फिर सेकंड पर्सन से हम पूछेंगे कोविड से क्या एक्सपीरियंस मिला, तो उन लोगों के जो एक्सपीरियंस होते हैं ना, तो वो एक्सपीरियंस अलग अलग होते हैं। तो जब हम एक ग्रुप का एक्सपीरियंस देखते हैं तो दैट इज फिनोमिनोलॉजी। और ह्यूरिस्टिक क्या होता है, जब हम खुद का एक्सपीरियंस देखते हैं किसी भी एक फिनोमिना का, जब हम खुद का एक्सपीरियंस देखते हैं, खुद हम सेल्फ एक्सपीरियंस करते हैं, माई एक्सपीरियंस, सेल्फ एक्सपीरियंस, तो वो किसके अंदर आता है, ह्यूरिस्टिक के अंदर आता है। और ह्यूरिस्टिक का दूसरा वर्ड क्या है, डिस्कवरी, जब हम किसी चीज को डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर 3-4 टर्म्स और हैं जो कि काफी ज्यादा पूछी जाती हैं एग्जाम में, दैट इज मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स हम बोल सकते हैं, जो कि हमारी मतलब अंदर की जो हमारे थॉट्स होते हैं ना रिलेटेड टू माइंड, हम मेटाफिजिक्स या जिसको हम कॉग्निशन बोल सकते हैं, मेटाकॉग्निशन भी हम इसको बोलते हैं। मेटाकॉग्निशन एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स जो हमारे माइंड से रिलेटेड है, नेचर की एग्जिस्टेंस कैसे हुई, ट्रुथ क्या है, नॉलेज क्या है, जो हमारी थिंकिंग के भी आगे चले जाते हैं। जो चीज हम सोच रहे हैं ना, हम सोच के बारे में ही सोचने लग जाते हैं, दैट इज मेटाफिजिक्स, या ये भी क्या है, क्वालिटेटिव मेथड है। तो इनटेंजिबल एंटिटीज क्या होते हैं, जिसे हम छू नहीं सकते, तो वो क्या है, हमारी इनटेंजिबल एंटिटीज होती हैं। हमारे माइंड में हमारे जो विचार है, हमारी जो थिंकिंग है, वो क्या है, इनटेंजिबल एंटिटीज होती हैं। नेक्स्ट दो जो टाइप हैं, ये दोनों को अगर हम प्लस कर दे तो हमारा क्या बनता है, कंस्ट्रक्टिविज्म बनता है। फर्स्ट क्या है हमारा, रैशनलिज्म, एंड सेकंड इज एम्पिरिसिज्म। रैशनलिज्म क्या कहता है कि जो भी नॉलेज हमें मिलती है वो कहाँ से मिलती है, हमारी लॉजिक से मिलती है, हमारी फिलॉसफी से मिलती है, और जो नॉलेज है ना वो बाय बर्थ हमें मिलनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन सेकेंड जो एम्पिरिसिज्म है वो क्या कहता है कि जो भी नॉलेज है ना वो हमें बाय बर्थ नहीं मिलती, वो हमें एक्सपीरियंस के बेस पे मिलती है। जैसे जैसे हमारी एज बड़ी होती है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस मिलता है, उसी बेस पे हमारी जो नॉलेज है वो बढ़ जाती है या नॉलेज हमें मिलती है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन के बेस पे, एक्सपीरियंस के बेस पे हमें क्या है, नॉलेज मिलती है। इसमें कोई भी इंट्यूशन नहीं होता, इसके अंदर इंट्यूशन होता है, हमारे लॉजिक होते हैं, हमारे माइंड है, हमारी प्रायोरी हम इसमें बोल देते हैं। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों चीज़ों को प्लस कर दें, रैशनलिज्म एंड एम्पिरिसिज्म को अगर हम प्लस कर दें, तो हमारा बनता है कंस्ट्रक्टिविज्म। और कंस्ट्रक्टिविज्म मैंने आपको बताया था कि एपिस्टीमोलॉजी का दूसरा नाम ही एक तरीके से हम कंस्ट्रक्टिविज्म बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या करते हैं, हम नॉलेज को एक्वायर करने की कोशिश करते हैं, हम नॉलेज को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। और एपिस्टीमोलॉजी में भी हम क्रिएट और एक्वायर करने की कोशिश करते हैं, प्लस हम रिटेंशन की भी कोशिश करते हैं, मतलब रिटेन रहे। तो एपिस्टीमोलॉजी जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है कंस्ट्रक्टिविज्म से। ये भी क्या है, क्वांटिटेटिव है। इसके अंदर रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म, रैशनलिज्म मतलब लॉजिक से मिली गई नॉलेज, और एम्पिरिसिज्म मतलब हमारे जो एक्सपीरियंस से मिली हुई नॉलेज है उसको हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक डिफरेंस आता है, दैट इज रिसर्च मेथड एंड रिसर्च मेथडोलॉजी। बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिसर्च मेथड क्या होता है, रिसर्च मेथडोलॉजी क्या होता है। तो रिसर्च मेथड क्या है, वो एक तरीके से वट है, वट मतलब कि हमें क्या करना है, डायरेक्ट है, वट है क्या करना है। लेकिन मेथडोलॉजी क्या होता है कि हाउ वी कैन डू दिस, किस तरीके से हमें करना है, कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है, कौन सी प्रोसेस या कौन सा स्टेप फॉलो करना है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मेथडोलॉजी। ठीक है, जो रिसर्च मेथड होता है वो हमारा नाउन होता है, और रिसर्च मेथडोलॉजी हमारी वर्ब होती है। अगर हम रिसर्च मेथड के बारे में बात करें तो ये होता है कि रिसर्च के अंदर कौन कौन से ऐसे मेथड्स को यूज करेंगे, कौन कौन से टूल्स को यूज करेंगे, कौन से टेक्निक्स को यूज करेंगे हम रिसर्च के अंदर। जैसे कि हमें डाटा कलेक्ट करना है, तो डाटा कलेक्ट करते वक्त हमने क्वेश्चनर बना सकते हैं, हम शेड्यूल बना सकते हैं, हम सर्वे कर सकते हैं, हम इंटरव्यू ले सकते हैं, हम ऑब्जर्वेशन लगा सकते हैं। तो किस मेथड के थ्रू हम हमारे जो भी कलेक्शन है डाटा की वो कैसे करेंगे, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। और अगर हम मेथडोलॉजी की बात करें तो मेथडोलॉजी जैसे हमने बोला कि
ये प्रोसेस है। तो प्रोसेस मतलब कि किस तरीके से इन मेथड्स को किस तरीके से अप्लाई किया जाएगा, कैसे इनको एनालाइज किया जाएगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मेथडोलॉजी। मतलब कि जो भी मेथड्स हमने यहाँ पर लगाए हैं उनको आगे एनालाइज करना, उनकी एप्लीकेशन करना हमारे रिसर्च के अंदर, उसको हम बोलते हैं मेथडोलॉजी। तो इसी अकॉर्डिंग हम देखें तो मेथड छोटा है और मेथडोलॉजी बड़ा है। मतलब मेथड तो यही है ना कि हमें उस डाटा को कलेक्ट करना है, उस कलेक्ट किए हुए डेटा को हमने किस तरीके से हमारी रिसर्च के अंदर अप्लाई करना है, उसको एनालाइज करना है, वो क्या है, हमारा मेथडोलॉजी है। इसलिए मेथडोलॉजी हमारी क्या है, बड़ी टर्म हो जाती है। फिर अगर हम देखें तो इसमें जैसे हमने क्वेश्चनर किया, हमने सर्वे किया, शेड्यूल वगैरह इसके अंदर आ जाते हैं। लेकिन रिसर्च मेथडोलॉजी के अंदर क्या आते हैं, जैसे हमारे रिसर्च के टाइप्स होते हैं ना, जैसे एक्शन रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, हमारे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एथनोग्राफी रिसर्च, केस स्टडी रिसर्च, तो वो सारी चीजें किसके अंदर आ गई, हमारी मेथडोलॉजी के अंदर आ गई। और सबसे बड़ा डिफरेंस अब यहाँ पर क्या आता है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि ये छोटा है, मेथड छोटा है और मेथडोलॉजी बड़ा है, उसी तरीके से जो हमारा मेथड है वो नैरो है, उसका काम ही थोड़ा सा है, बस डाटा कलेक्ट करना है, कर लिया। लेकिन उस डाटा को, कलेक्ट किए गए डाटा को किस तरीके से अप्लाई करना है, तो ये क्या होता है, ब्रॉडर हो जाता है। ये स्टार्ट कब होता है, इनिशियल स्टेज से ही स्टार्ट हो जाता है। हम पहले ही देख लेते हैं कि हमें कौन सा मेथड लगाना है, उसके बाद हम डाटा वगैरह कलेक्ट करते हैं। तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है, ये इनिशियल स्टेज से ही स्टार्ट हो जाता है और एंड तक चलता रहता है। तो इसीलिए ये काफी बड़ा स्कोप इसका हो जाता है। लेकिन ये क्या होता है, ये लास्ट स्टेज पर जब हमें डाटा कलेक्ट करना होता है ना, हमने जैसे स्टेप्स किए, तो स्टेप्स के अंदर जब हमें डाटा कलेक्ट करना होता है, सिर्फ उसी टाइम पे हमें क्या है, रिसर्च मेथड्स की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज हमें रिसर्च मेथड की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो यहाँ पर रिसर्च मेथड और मेथडोलॉजी क्या होती है, होप सो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। रिसर्च मेथड सिर्फ और सिर्फ मेथड्स हैं, टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं। लेकिन रिसर्च मेथडोलॉजी क्या है, उन टूल्स को, उन मेथड्स को, उन टेक्निक्स को किस तरीके से यूज करना है, उनको अप्लाई कैसे करना है, उनको एनालाइज कैसे करना है, तो वो क्या है, हमारी मेथडोलॉजी है। एक और डिफरेंस हम करते हैं कि रिसर्च क्वेश्चंस क्या होते हैं और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स की अगर मैं बात करूं तो मैं पहले भी आपको करवा चुकी हूँ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स में जैसे हमने किया था टू एक्सप्लोर, टू डिस्क्राइब, टू डायग्नोज, टू क्रिएट द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो वो सारे हमने किए थे ना। तो जो चीज टू से स्टार्ट हो रही थी उसको हमने ऑब्जेक्टिव्स में लिया था। और क्वेश्चंस अगर हम नॉर्मल भी देखें तो क्वेश्चन क्या होते हैं, जो WH से स्टार्ट होते हैं, WH फैमिली वाले की क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, तो वो सारी चीजें क्या हो जाती हैं, वो हमारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। और ये जर्नल होते हैं, जो ये प्रॉब्लम्स होती हैं वो जर्नल्स होती हैं, जो कि WH फैमिली के अंदर कवर होती है। लेकिन जो हमारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, जो कि टू से स्टार्ट होते हैं, जो बिल्कुल एक ही चीज के बारे में बोलते हैं, टू एसरटेन, कि ये चीज हमें एसरटेन करनी है, टू फाइंड आउट, ये हमें फाइंड आउट करना है, ये आइडेंटिफाई करना है, ये मेजर करना है, टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप, टू एस्टिमेट, टू डिस्क्राइब। तो ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, ये स्पेसिफिक हो जाती है। और स्पेसिफिक हमारे क्या होते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं स्पेसिफिक, और क्वेश्चंस क्या होते हैं, जर्नल होते हैं। ठीक है, होप सो आपको यहाँ तक रिसर्च समझ आई होगी। हमने कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट किया है, आगे आने वाली वीडियोस में हम और भी बहुत कुछ स्टडी करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट वीडियो जो सेकंड वीडियो होगी, सेकंड पार्ट होगा रिसर्च का, उसके अंदर हम इंडक्टिव रिसर्च, डिडक्टिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च और इनके टाइप्स कौन कौन से हैं उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। और उन्हें भी बताओ कि न्यू सीरीज स्टार्ट हुई है, मैंने आपको नेट पढ़ाना स्टार्ट किया है, तो आपकी इस जर्नी में मैं आपके साथ हूं। तो आप लोग भी पूरा सपोर्ट करें। कोई भी आपको क्वेरी होती है आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई सजेशंस आपको देने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख दीजिए। और आने वाले टाइम में मैं आपको PDF की फॉर्म में भी पढ़ाना स्टार्ट करूंगी। और मैंने आपको बताया था कि एक नया टेलीग्राम चैनल मैंने स्टार्ट किया है, स्टडी विद नोट्स नेट GRF, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। आपको वीडियोस के लिंक, आपको नोट्स, PYQ सब कुछ आपको वहां पर ही प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी वेरी केयरफुली।